नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह स्टोरी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। माधुरी, तुम्हें पता है ना, अम्मा बाबूजी को काम वाली के हाथों का खाना पसंद नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तभी मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं करूँगा, और अगर घर की जिम्मेदारी तुम संभाल सकती हो तो क्यों फालतू में हम काम वाली पर पैसे खर्च करेंगे। मेरी माँ ने भी तो अपने समय में इतना काम किया, अब उसे भी आराम की ज़रूरत है। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम भी आराम कर लेना, इसमें क्या है। शेखर अपनी पत्नी माधुरी से कह रहा था। माधुरी बोली, आप सही कह रहे हैं। घर की जिम्मेदारियां को औरत नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा। परंतु जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं तो क्या पति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो पत्नी की थोड़ी मदद कर दे। कितनी ही औरतें ऐसी होती है जो पतियों से कंधा मिलाकर काम भी करती है और घर को भी संभालती है। इसका मतलब तो बाहर की सारी जिम्मेदारी आपकी हुई, मैं कोई मदद नहीं करूंगी आपकी। शेखर बोला, ऐसा मैंने कब कहा। तुम पढ़ी लिखी हो, मैं तो चाहूँगा आगे चलकर तुम काम भी करो। माधुरी बोली, फिर ये कैसे संभव है। दोनों चीज़ों को संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। शेखर बोला, कुछ नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा, देखते जाओ। और अम्मा बाबूजी घर में रहेंगे, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। कितने साल तो गांव में रहे, अब कुछ समय हमारे साथ रह लेंगे, उन्हें भी तो बेटे बहू का सुख मिलना चाहिए। इतना कहकर वो माधुरी की बातों को हंसी में टालकर घर से निकल गया। ऐसा नहीं था कि माधुरी अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती थी या उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, बस अपने पति से थोड़ी सी मदद की उम्मीद रखती थी, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। पर यहाँ हाथ बटाने वाला तो कोई नहीं था, उल्टा सास ससुर आ गए। ससुर जी अगर खुशी से कभी बहू की मदद भी करते तो सास चार बातें सुना देती, वो भी बेचारे अपने कदम पीछे हटा लेते थे। बेचारी माधुरी किससे उम्मीद लगाए। शाम तक थक कर इतनी चूर हो जाती कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं बचती थी। एक रोज़ शेखर घर आते ही बोले, माधुरी, गर्मा गर्म एक चाय पिला दो। अच्छा सुनो, चाय के पहले एक गिलास पानी दे दो। कामिनी जी वहीं बैठे फ़ोन पर इधर उधर की बातें कर रही थी, पर उनसे इतना नहीं हुआ कि अपने बेटे को एक गिलास पानी दे दे। माधुरी मुस्कुरा कर बोली, मैं बर्तन धो रही हूँ, वो देखिए वहीं टेबल पर जग में पानी रखा हुआ है, खुद से ले लीजिए। शेखर मुंह बनाता हुआ बोला, ना जाने घर में कितने काम होते हैं जो तुम लोग इतना थक जाती हो, नहीं पीना मुझे पानी। इतना कहते हुए शेखर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बेटे के जाते ही, अरे बहू, क्या करती रहती हो, पूरे दिन तो थक जाती हो, कोई काम तो ज़्यादा घर में होता नहीं है, फिर भी तुम थक जाती हो। कितनी औरतें होती है जो नौकरी करके भी घर बार दोनों संभालती है, और एक तुम हो जो बस घर के काम करके ऐसे जताती हो जैसे मानो कितना पहाड़ तोड़ कर आई हो। हम अपने ज़माने में भले ही नौकरी नहीं करते थे, परंतु चार चार बच्चों के साथ घर परिवार, सास ससुर, देवर ननद, हर किसी की इच्छाएं पूरी करते रहते थे, पर कभी अपनी तकलीफ़ को नहीं बताते या गिनवाते थे। मैं नहीं सुनती हूँ तो तुम मेरे बेटे के सामने मुंह बनाकर चली जाती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो कि मेरा बेटा घर के काम करे। कामिनी जी अपनी बहू माधुरी से कहती है। माधुरी बोली, नहीं माँ जी, मैं क्यों चाहूँगी कि आपका बेटा घर के काम करे।
हाँ, बस इतनी उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि जीवन साथी होने के नाते थोड़े दर्द तो मेरे वो बांट ही सकते हैं, और कुछ नहीं तो खुद के कुछ काम अगर वो कर ले तो मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं ये नहीं समझती कि एक स्त्री को घर के काम बहुत कम होते हैं। नौकरी के अलावा अगर कोई स्त्री घर के काम कर रही है तो बहुत हिम्मत दिखा रही है। माँ जी, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था और सब एक दूसरे का काम बांट लेते थे, पर अब छोटे छोटे हजारों काम होते हैं, और अगर औरत के दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। काश घर के लोग जो मेरी आज तकलीफ नहीं समझ रहे हैं, शायद आगे चलकर मेरे बच्चे समझ लें। इसी उम्मीद में माधुरी जीवन जीती जा रही थी और घर को संभालती जा रही थी। किसी ने सच ही कहा है, उम्मीद वो बादल है जो बंद आँखों में हम देखते हैं और आंखें खोलते ही न जाने वो उम्मीद भाप बनकर कहाँ उड़ जाती है और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। फिर दर्द के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसा ही कुछ माधुरी के साथ होने लगा। पति के ट्रांसफ़र होने के बाद कामिनी जी अपने साजो सामान के साथ पति को बोली कि अब मेरा इन लोगों के साथ मन नहीं लगता और हर 2-3 साल में यहाँ से वहाँ खाना बदोश की तरह भटकना नहीं चाहती, तो मुझे गांव लेकर चलो। हाँ, बीच बीच में यह लोग भी आ जाएंगे या फिर हम मिलने आ जाएंगे, पर मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। बहू तो यहाँ मेरी सेवा कर नहीं पाती, कम से कम वहाँ मालिश वाली को बुलवा कर ही अपनी सेवा करवा लूँगी। इतना कहकर वो लोग चले गए। समय बीतने लगा, पर माधुरी की ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रह गई। उसकी कोई भी उम्मीद पूरी ना हो पाई। आज ऐसी दशा हो गई कि वो अपने शरीर को भी संभाल न सकी। अस्पताल के बिस्तर पर आंखों तो बंद थी, परंतु हर दर्द पुरानी यादों को जी रहा था, जो उसे और दर्द दे रहा था। माँ, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। बहुत हुआ हम में से कोई आपके दर्द और आंसुओं को समझ नहीं पाया। ऐसा क्यों होता है कि संसार में हर किसी को अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटी से ज़्यादा पैसे कीमती लगते हैं। उठ जाओ माँ, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें माफ़ कर दो। किसी को हो ना हो, मुझे आपकी ज़रूरत है। माँ बनकर मैंने जाना कि आप हमारे लिए क्या कुछ करती थी, कितनी तकलीफ़ सहती थी। काश मैं पहले आपका दर्द को समझ पाती या आपकी माँ की उलझन को सुलझा पाती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, उठ जाइए। नेहा माधुरी के हाथों को सहलाती हुई अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती हुई बोलती जा रही थी। माधुरी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने नेहा को पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सफल रहा, शाम तक उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर माधुरी के पति शेखर जी और बेटे को हिदायतें समझा रहे थे। शेखर जी वहीं बैठकर बेटी के आंसुओं को पोंछ रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर उनसे पत्नी का ख्याल रखने में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जो पत्नी उनके 2 बच्चों की माँ है, आज इस हालत तक पहुंच गई। क्या सिर्फ उनके लालच की वजह से? पिछले नवंबर में माधुरी शायद अपनी बीमारी के बारे में ही बताने अचानक से दिल्ली आई थी, पर उसने ऐसा क्या महसूस किया जिसकी वजह से वो इतना बड़ा दर्द अपने अंदर समेट कर लौट गई और कुछ नहीं बताई। शेखर का हृदय पश्चाताप की ज्वाला में धड़क रहा था। वह अतीत में खो गए। शेखर की अगली पोस्टिंग विंग कमांडर के रूप में गोरखपुर में हुई थी। वहीं उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, नेहा और नवीन। फिर जैसा कि होता है, पैसे की खींचातानी होने लगी। उन्हीं दिनों केंद्रीय विद्यालय में 1200 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला, तो शेखर ने ज़बरदस्ती माधुरी से भी अप्लाई करवा दिया। वो अच्छी विद्यार्थी थी, बीएससी तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई और बीएड भी उसने अच्छे नंबरों से निकाला, तो उसकी नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के रूप में दूसरे शहर में हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने के बाद भी माधुरी नौकरी नहीं करना चाहती थी।
और कहती, सुनिए, बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अकेले इतनी दूर उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। पर शेखर को तो हर महीने आने वाले पैसे दिख रहे थे, तो मानो वो स्वार्थी बन गया हो। वो समझता, देखो इतनी जल्द अच्छी नौकरी घर बैठे मिल गई है, तुम समझती क्यों नहीं। कल को बच्चे भी 2-3 साल में स्कूल जाने लगेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तब तक मैं अपनी माँ को तुम्हारे साथ भेज दूँगा, तब तो ठीक है ना। इस तरह हमेशा से हाउसवाइफ की हिमायती रही। माधुरी खुद वर्किंग वूमेन बन गई। 6 महीने बाद माधुरी का ट्रांसफ़र असम में हो गया। जब तक वो असम में रही, महीने में आना जाना गोरखपुर हो ही जाता। 2-3 साल बाद बच्चे भी स्कूल जाने लगे। असम का मौसम उसकी सास को सूट नहीं किया और वो बीमार रहने लगी, तो वो वापस भागलपुर अपने बड़े बेटे के पास रहने चली गई। जब नवीन 7वीं में और नेहा 5वीं में थी, माधुरी की नियुक्ति एक पिछले इलाके में हो गई और वहीं शेखर की नियुक्ति दिल्ली में। तो वे बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कहने लगे। माधुरी ने नौकरी छोड़ने की बात कही तो शेखर अपनी दलीलों से फिर से उसे मनाने लगे। अब तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा, फिर तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है, क्यों आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रही हो सकता है कल को तुम प्रिंसिपल बन जाओ, पैसे बढ़ेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी, मैं क्या जीवन भर नौकरी करता रहूँगा। मन मार कर माधुरी को बच्चों को बिछोह सहना पड़ा। बच्चों को शुरू में दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे महानगर की चकाचौंध ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। अब दूरियां बढ़ने लगी तो दोनों के रिश्तों में भी अंतराल बढ़ गया। समय बीतता जा रहा था। बेटा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आ गया और नेहा बीकॉम सेकेंड ईयर में। इसी बीच माधुरी प्रिंसिपल बनी, पर उसके मन में कोई सुख नहीं था। ये उसे परिवार से दूर रहने का एहसास दिला रही थी। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन वो भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। प्रिंसिपल बनने पर उसने काफ़ी खुश होकर घर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन नेहा ने उठाया। हेलो, माधुरी बोली, नेहा बेटा, मैं प्रिंसिपल बन गई। बेटी बोली, मम्मी बहुत बहुत बधाई हो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नेहा का सारा उत्साह वहीं ढेर हो गया। शाम को बधाई देने उसकी सबसे प्रिय सहेली और सहकर्मी मीना को ये बात बताते हुए वो रो पड़ी। क्या बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरी खुशी में एक क्षण के लिए भी वो शामिल नहीं हो सकी, जिसके लिए मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। आज उनके पास भी मेरे लिए वक्त नहीं। मीना बोली, बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो और तुम ज़्यादा परेशान मत रहो। देखना, ये खबर सुनते ही जीजा जी दौड़े आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे से काम का बोझ बढ़ गया था और कुछ जानबूझकर भी वो अपने को काम में डुबो कर रखती। और फिर उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती थी। भूख लगती नहीं थी, हमेशा पेट फूला फूला लगता था। माधुरी इसे मेनोपॉज के लक्षण मानकर टालती जा रही थी। एक दिन जब ज़्यादा परेशानी हुई तो मीना उसे अस्पताल ले गई। कुछ वक्त बाद सारे टेस्ट के जब रिपोर्ट आए तो माधुरी मीना के साथ फिर अस्पताल गई। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर आश्चर्य थे और बोले, देखिए माधुरी जी, आपको ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को अक्सर होती है। मैं घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, आपको यूट्रस में कैंसर है। ये अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, बशर्ते इलाज समय पर और सही ढंग से हो। बस आपको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देर होने पर यह बीमारी फैलने का डर रहता है। माधुरी अपने चेहरे पर साहस दिखा रही थी, पर उसके हाथ काँप रहे थे। वो चुपचाप घर लौट आई। उसने किसी से भी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया करती भी तो किससे। छुट्टी लेकर पूरे दिन वो घर में लेटी रही। फिर उसने सोचा कि कम से कम शेखर को बता दे, लेकिन फिर वो ये सोचकर अचानक रुक गई
कि फ़ोन पर क्या बताऊंगी, मिलकर ही बता दूंगी। ये सब सोचकर उसने जल्दी में रिजर्वेशन करवाया और निकल पड़ी। ट्रेन से ही उसने शेखर को फ़ोन लगाया। मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली हूँ, आप गाड़ी लेकर आ जाइएगा। शेखर बोला, अचानक क्या बात हो गई? मैं तो अभी कोलकाता में हूँ, तुम नवीन को फ़ोन कर दो, वो आ जाएगा। माधुरी जी ने बेटे को फ़ोन किया तो वो चौंक गया और बोला, आप दिल्ली आ रही हैं, क्यों? माधुरी जी बोली, बेटा तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, आने का कारण बाद में पूछना। नवीन बोला, ओहो, परसों से मेरे पेपर्स हैं, मैं कैसे आ पाऊँगा? और आज ड्राइवर भी नहीं आया है, आप प्लीज़ टैक्सी लेकर आ जाइए, इतना तो आप कर ही सकती हैं हमारे लिए। माधुरी को बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि वो रास्ते से ही लौट आए, लेकिन शेखर को बीमारी के बारे में बतलाना ज़रूरी था। बेमन से वो घर पहुंची। बेटा बेटी दोनों आए। 5 मिनट बैठकर कुछ औपचारिक बातें करके अपने अपने कमरे में चले गए। वो चुपचाप बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने बच्चों को समझने या कुछ कहने का अधिकार भी खो चुकी है। उसके दोनों बच्चों का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया। रात देर से शेखर घर लौटे। वो काफ़ी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी जरूर आई। खाना खाने के बाद सोते समय माधुरी ने बात की शुरुआत की और बोली, इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। शेखर ने पूछा, क्यों, क्या बात है? महिलाओं वाली कुछ दिक्कत आ रही है? सोनोग्राफी करवाया? डॉक्टर कहती है। अभी माधुरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शेखर ने बीच में कहा, डॉक्टर ने यूट्रस निकलवाने को कहा होगा, निकलवा दो, अब उसका क्या काम है? शेखर की बात सुनकर माधुरी बिल्कुल शून्य हो गई। उस अंग ने उसके 2 बच्चों को 9 महीने अपने अंदर सहेज कर रखा। उस अंग को बिना कारण जाने निकलवाने की बात कह रहे हैं। अपनी बात कहकर शेखर करवट बदलकर खराटे लेने लगे। माधुरी की तो नींद ही उड़ गई और वो सोचने लगी, शायद घर वालों को अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बीमारी के बारे में जानकर भी क्या हो सकता है? वो तो यही सोचेंगे कि मरने दो, इसकी अब क्या ज़रूरत है। माधुरी 2 दिन बाद बिना किसी को कुछ बताए वापस आ गई। अपने प्रति अब वो और लापरवाह हो गई। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। समय बीता। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तब सबको उसकी बीमारी का पता चला। डॉक्टर बहुत नाराज़ हुए और बोले, 1 साल पहले ही मैंने इन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था। इनकी लापरवाही से बीमारी फैल गई है, ऑपरेशन तुरंत करना होगा। स्कूल का पूरा स्टाफ उनकी तीमारदारी में लग गया। माधुरी की जिद थी कि घर पर मेरे मरने से पहले किसी को खबर न दी जाए, वरना मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाऊंगी। मीना ने उसे आश्वासन दिया कि किसी को खबर नहीं दी जाएगी, तुम ऑपरेशन करवा लो। माधुरी के सूनी सूनी आंखें देखकर मीना की आंखें भर आई। ऐसे वक्त में पति और बच्चों का कितना भरोसा रहता है, पर यहाँ तो बच्चे का कितना भरोसा रहता है। पर यहाँ तो बच्चे और पति को अर्धांगिनी और माँ से ज़्यादा पैसों की पड़ी थी, क्योंकि वो उनकी सुविधाओं और ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। अगले दिन ऑपरेशन होना था। मीना ने कुछ सोचकर शेखर को फ़ोन कर दिया। मिस्टर शेखर, आपकी पत्नी और आपके बच्चों की माँ, क्या आपकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं? वो आज जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। उसे कैंसर है। पिछले 1 साल से वो अपनी बीमारी को ढो रही है। किसी को नहीं बताया। आप लोगों के बीच क्या परेशानी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि औरत को केवल काम करने वाली मशीन ना समझ कर दी। एक जीती जागती नारी समझते तो शायद माधुरी की आज ये दशा ना होती। क्या पैसे के आगे अर्धांगिनी की कोई कीमत नहीं होती? मैंने उसके मना करने के बावजूद आपको खबर कर दी। उचित समझे तो आ जाइएगा, ऑपरेशन कल है।
इतना कहकर मीना ने फ़ोन रख दिया। सारी बात सुनकर शेखर को चक्कर आ गया। उसका प्रेशर अचानक बढ़ गया। सामने बैठा ऑफिसर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे पिता के बेहोश होने पर चिंतित थे। माँ की बीमारी जानकर दोनों सकते में आ गए। शाम तक शेखर का प्रेशर नॉर्मल हुआ तो अगली सुबह तीनों हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचे। सबके पहुँचने पर मीना ने माधुरी की टूटे हुए दिल की मनस्थिति से सबको अवगत करवाया। नवीन रुआंसा होकर बोला, आंटी पढ़ाई का प्रेशर रहता था, मैंने जानबूझकर मम्मी को कभी हर्ट नहीं किया। वो हमें बता सकती थी, पर इतनी छोटी सी बात पर वो अपनी बीमारी को छुपा ले गई। मीना बोली, तुम्हारी माँ को भी कम प्रेशर नहीं था, उन्होंने भी अकेले तुम दोनों की परवरिश की। आजकल बच्चों की भावनाओं को समझने की बातें तो काफ़ी की जाती है, लेकिन बढ़ते हुए बच्चों के माता पिता की भावनाओं पर कोई रोशनी नहीं डालता। क्यों? जैसे बच्चों के हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, इस तरह बढ़ते हुए माता पिता की भावनाओं में भी परिवर्तन होता है। एक उम्र पर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसे में उसे भी परिवार की आवश्यकता होती है, जो तुम लोग माधुरी को नहीं दे पाए। मीना ने अपनी सहेली की संवेदनाओं को व्यक्त तो कर दिया, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। माधुरी से किया हुआ वादा उसने तोड़ दिया। पता नहीं वो कैसे उसे समझाएगी। जब माधुरी को होश आने लगा, सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़े नवीन पर पड़ी। उसकी आंखें को देखकर माधुरी के चेहरे पर उस स्थिति में जो चमक आई, उसे मीना ने गहराई से महसूस किया। बगल में बैठी बेटी को बेचैन देखकर अपनी हथेली को हल्के से उसके हाथों पर रखा तो उस स्पर्श को गर्माहट से माँ बेटी के रिश्तों के बीच खड़ी दीवार पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगी। लगातार खोजती निगाहें थक गई तो उसके मुंह से पहला शब्द निकला, शेखर। शेखर उसके सिरहाने मुजरिम की भांति खड़ा था। लपक कर सामने आया। उसे देख माधुरी ने कहा, पानी। शेखर ने रुमाल भिगोकर माधुरी के सूखे होठों को पोंछ दिया। माधुरी ने परम तृप्ति से आंखें बंद कर ली तो सब एक पल को डर गए। मीना बोली, अब माधुरी को कुछ नहीं होगा, उसे आराम करने दो। उसके बंधन इतने कमज़ोर नहीं हैं कि छोटी मोटी घटनाओं से टूट जाए। बस इतना ही कहूँगी, अपने परिवार का प्यार पाकर अब वो स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जिएगी, ये मेरा विश्वास है। बस पैसों की जगह संबंधों को महत्व देना सीखिए, क्योंकि पैसे तो फिर भी आ जाते हैं, पर अपने चले जाते हैं तो लौट कर नहीं आते हैं। हर किसी की नज़रें झुकी हुई थी और हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जो माधुरी के लिए बहुत था। मित्रों, एक बात कहना चाहूँगी, पत्नी आपकी एक ऐसी सहेली है जो ताउम्र आपका साथ देती है और आपके सुख दुख में सबसे पहले आपके लिए खड़ी रहती है। तो पतियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बिना बोले भी कुछ बातों को समझ जाए। और अपनी सहेलियों से भी कहना चाहूँगी कि अपनी तकलीफ़ों को खुलकर कहा करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना कहे सुनते नहीं और चुपचाप अपने दर्द को सहना, यह भी समझदारी की बात नहीं है। तो आज से ही अपने लिए कहना शुरू कीजिए और अपनी कौन सी मन की बात पति और बच्चों से साझा नहीं कर पाती हैं, कमेंट करके हमारे साथ साझा कीजिए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।